नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित और राज्य की जो भौगोलिक पहचान हमारी, ये केवल इतनी भर नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली इसकी आत्मा है। साथ ही ये सब पर्यावरणीय जो संतुलन है, उस संतुलन बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी अनेक पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन दोनों ही देने का काम करती हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, वन और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं, लेकिन आज हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। इस प्रयास की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति ने हमेशा से प्रकृति को मां के रूप में पूजने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर पहले के समय में जहाँ जल स्रोत होते थे वहाँ पूजा की जाती थी, उसको पवित्र स्थान माना जाता था। और यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जहां एक और पंचामृत संकल्प और नेट जीरो इमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की पर्यावरण के प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं या प्रतिबद्धताएं हैं, उनको बहुत मजबूती से वैश्विक मंच पर रखा है। चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी मंच हो, हर मंच पर इस प्रतिबद्धता को उन्होंने बार बार दोहराया है। वहीं लाइफ मूवमेंट अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियानों की भी शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सतत जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। और पिछले वर्ष से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर में 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो अपने आप में प्रकृति संरक्षण के दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित हुआ है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने का काम कर रही है, उसमें बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही हैं। इसी क्रम में हम अब प्रकृति उपासना के अपने जो हमारा प्रत्येक वर्ष एक बड़ा अभियान हम सब लेते हैं राज्य भर के अंदर, हरेला पर्व, वो प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में हम इसको बहुत बृहद स्तर पर मनाते हैं और बड़ी संख्या में हम इसमें पौधारोपण करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे, वर्षा आधारित नदियां जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है। इसके माध्यम से काफी काम हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ संवाद में मैंने उनसे कहा था कि अपने अपने जनपद में एक अधिकारी इस काम के लिए नोडल बनाया जाए
कि जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं, यह सारा के माध्यम से जिन स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया गया है या रिचार्ज करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे तालाब, उन सब की एक बृहद स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए। और इनके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको फिर से रिचार्ज करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही चार धाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से हमने जहां उनसे अनुरोध भी किया है, अपील भी की है कि यात्रा के कुछ नियम हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए थे कि जब भी हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के नियम होते हैं, साफ सफाई रखनी है, किस प्रकार से हमको प्रकृति के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से। और अब आगे बात करते हैं खबरों की, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक शाम 5 बजे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक, कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड में संगठन चुनाव पर भी चर्चा होगी। अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही बैठक में संगठन को लेकर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस की आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक, इस बैठक की अगर बात करें तो शाम 5 बजे दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी कांग्रेस की। कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आगे बात करते हैं, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने आवास पर एक वृक्ष मां के नाम लगाया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण असंतुलित होने के कारण काफी नुकसान हो रहा है। वहीं तेजी से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किया जाना चाहिए। हरेला पर्व तक उत्तराखंड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में लगभग 500 रोपवे परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। सीएम धामी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 20 रोपवे परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है और पहले चरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र को भेजी गई है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ रहा है और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सड़कों को उतना चौड़ा करना संभव नहीं है। ऐसे में रोपवे होने का होना बहुत ज़रूरी है। और कल जो है माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने आश्वस्त किया है, 50 रोपवे उन्होंने हाँ की है। निश्चित ही इससे यहाँ की जहाँ इकोनॉमी मजबूत होगी और टूरिस्ट को भी जो है आने जाने में सुविधा होगी। आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में 150 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों और साथ ही माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें सेवानिवृत्त IAFS, IAS से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, भ्रष्टाचार में कोई भी बड़ा अधिकारी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। घोटाले पहले भी होते थे, भ्रष्टाचार पहले भी होता था, लेकिन दबा दिए जाते थे। लेकिन धामी सरकार में घोटालों की कोई जगह नहीं है। और ये भी है कि पहले बड़े अधिकारियों को बचा लिया जाता था, आज इसमें 2 IAS अफसर भी हैं। ये कहा जाता था कि हमेशा नीचे के कर्मचारियों को पे कार्रवाई होती है और उनको बचा लिया जाता है।
इस कार्रवाई से ये सिद्ध कर दिया कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जगह भेजा जाएगा। आगे बात करते हैं विकासनगर की, जहां पर मांडूवाला में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता रोहित नेगी की हत्या के बाद इलाके में तनाव है और 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार शाम सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की सजा की मांग की है। ये हमारे पशुधन की बहुत बड़ी हत्याकांड है। ये मेरे लिए तो पर्सनल क्षति है, लेकिन ये समाज की जो हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उसके जितने भी सगे संबंधी सबके लिए क्षति है। और इस अपराधी की जो है इसने कांड करा है, कई बार इसने पहले भी ऐसे कांड करने की कोशिश करी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे भाइयों ने कई बार इसकी शिकायत करी और ऐसे कई अपराधी हमारे पशुधन में पल रहे हैं। हॉस्टलों में जिनके मालिक, जिनके गार्जियन यहाँ नहीं रहते, उनमें ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जो दूसरे स्टेट से कांड करके यहाँ छिपे हुए भाग के आए। पुलिस विभाग को सूचित किया गया है कि यहाँ पर जितने भी हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, उनको निजी हॉस्टल जिनके हैं अपने संचालित कर रहे हैं, उनको तुरंत उनके ऊपर जिनके मालिक नहीं रहते हैं उनको सीज किया जाए। हमने कई बार अवगत भी कराया इस बारे में पुलिस को कि सर यहाँ पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर हमने अपनी ग्राम सभा की भूमि दी गई पुलिस को, तब भी यहाँ पुलिस ने कोई भी अपना आदमी नहीं बिठाया गया। अभी जो कल घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम तो हमारा बहुत बड़ा, हमारा भाई, हमारा बहुत क्षति हो गया हम लोगों को। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जन सैलाब कितना उमड़ा हुआ है। मांग करते हैं हत्यारे को फांसी से भी ऊपर जो सजा होती हो उसको वो दी जाए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई, डीजीपी साहब से भी वार्ता हुई और अभी एसएसपी महोदय से भी वार्ता हुई और यहाँ पर भी कप्तान साहब आए हुए थे। हमारी एक ही मांग है कि ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो उत्तराखंड में या इस क्षेत्र में, सहसपुर में या देहरादून में या पूरे प्रदेश में या उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो 10 बार जो है सोचें अपराध करने से पहले कि वहां पर ऐसी घटना घटी थी और उसके साथ क्या अंजाम हुआ है। वो कहीं पर भी होगा, एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो ये दुखद कांड हुआ है, डेफिनेटली इसमें जो जन भावनाएं हैं और जो जिस तरह के व्यक्तित्व थे रोहित जी, सही में उसमें जन भावनाएं बहुत जुड़ी हुई है और एक अपराध भी जघन्य हुआ है। तो जो पुलिस का काम है, जब मैंने यही आश्वस्त किया, जो पुलिस का काम है वो शीघ्र से हम जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो की जाएगी। साथ ही साथ परिवारजनों को विश्वास भी दिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में घटना हुई है लोग थोड़ा सा भय में भी आते हैं और कुछ यहाँ की दिक्कतें भी पता चली हैं। जिस तरह से कुछ यूथ हैं, कुछ बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के हंगामे करते हैं या इस तरह के हॉस्टल्स में आते हैं, आना जाना है, सभी पर सख्त कार्रवाई के लिए टीमें हमारी हाथ से बना दी है और परिवार को भी आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलेगा। उधर उत्तरकाशी के सिगुनी गांव में रहने वाले वीरेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का फायदा उठाकर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल पेश की है। जन कल्याणकारी नीतियों के तहत वीरेंद्र सिंह रावत को 2,20,000 का यहां पर ऋण आसानी से मिला, जिससे अपने ही गांव में रोजगार की शुरुआत की है। गांव से मुख्य बाजार की दूरी से 6 किलोमीटर होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की चीजें लाने में काफी मुश्किल होती थी। इसी को देखते हुए वीरेंद्र सिंह रावत ने भी यहां पर परचून सब्जियां और जरूरी सेवाएं अपने गांव के लिए उपलब्ध करानी शुरू की है। आगे बात करते हैं, कांग्रेस नेता आदेश कुमार ने उत्तराखंड में जिलाधिकारी सहित 12 अधिकारियों के 50 करोड़ रुपए के जमीनी घोटाले और गंभीर बताया है और साथ ही बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घोटाला राज्य के उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दर्शाता है। जमीन की लूट का, घोटाले का, एक तो उत्तराखंड के इतिहास में जब से ये प्रदेश बना है ये पहली बार हुआ कि कोई जिलाधिकारी सस्पेंड हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में। उसके साथ में एसडीएम भी गए और 12-13 अधिकारी और गए। वो क्यों गए? इतनी बड़ा घोटाला कैसे आंखों के सामने, वो भी धर्म नगरी में, हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में, क्योंकि सरकार के इशारे के बिना, कोई बड़े इन्वॉल्वमेंट के बिना, चाहे वो मंत्री का हो, किसी मुख्यमंत्री का हो या किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, मामला पचाने वाला नहीं था, मामला ये छिप नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने गाजियों अधिकारियों को घेर कर अपना पंडा छुटा लिया और अपनी जो है अपना राग अलापते फिर रहे हैं कि भाई जो है ये भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती।
और अभी जो बर्दाश्त नहीं करता वो होने भी नहीं देता, तो हुआ कैसे? यहाँ तो सारे ही घोटाले हो रहे हैं। खनन की स्थिति भी यही है, खनन में भी रोज डंपर से रोज चिकले जा रहे, ओवरलोड वाहन चल रहे, कोई अंकुश नहीं है सरकार का। उधर रुड़की के रामपुर में भी नगर पंचायत और गंग नहर पुलिस ने भी संयुक्त रूप से यूनिपॉल को हटाया है, जहां पर होर्डिंग्स कारोबारी जुबैर अहमद ने नगर पंचायत के चेयरमैन परवेज सुल्तान और अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार पर 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जुबैर अहमद ने कहा कि जिन यूनिपॉल के टेंडरों की कीमत 18 लाख रुपए होनी चाहिए, उसे सिर्फ 3.25 लाख रुपए में दिया गया। टेंडर प्रक्रिया होने से पहले प्रीपेड प्रक्रिया होती है और टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हुआ है। तो वहीं नगर पंचायत रामपुर के अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार ने कहा कि जो टेंडर निकाले हैं उन्हें नियमानुसार ही निकाला गया है। उस पर भी ये टेंडर नहीं डाला गया। टेंडर निकालने से पहले एक प्री बिड होती है जो दी जाती है, जिसमें सभी ठेकेदार और एडवर्टाइजर बुलाए जाते हैं। उसके बावजूद ऐसा कोई भी नियम नहीं करा गया। इसके बाद इन्होंने जो टेंडर दिया गया, जो सरकारी वैल्यू है उसकी, वो 14 लाख रुपए आ रही पर ईयर, और इन्होंने दिया 3 लाख रुपए पर ईयर जो बताया गया। इस टेंडर में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का जो लेन देन हुआ है वो पता चला है। और इसका लेटर हमने एसडीएम साहब प्लस डीएम और जितने भी अधिकारी और आपका जो है शहरी विकास मंत्री सबको अवेलेबल करा दिया गया। और जो टेंडर की वैल्यू आ रही है वो लगभग 18 लाख आ रही है। इसकी मेरी शासन और प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसकी जांच करी जावे और इस टेंडर को निरस्त कराया जावे और खुली बोली लगवाने का कष्ट करें। नहीं, हमने टेंडर जारी किया और ये अवैध रूप से लगाए गए हैं। 2022 में यहाँ पे पंचायत बन गई थी, इन्हें नोटिस भी दिया गया, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ना तो इन्होंने हमारे यहाँ जमा किया, कुछ पैसा जमा किया ना कुछ। अब हमने इसमें टेंडर किया है और अवैध जितने भी हैं इसे हटा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां के विकास खंड सल्ट के मोहान रेंज में पर्यटकों की सुविधा के लिए मोहान सफारी जोन में अब ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। डीएफओ दीपक सिंह और साथ ही यहां पर एसडीओ काकुल पुंडीर के निर्देश पर यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने और साथ ही जो पर्यटक हैं उनके समय की बचत के लिए भी उठाया गया है। ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटक पर इस दौरान घर बैठे ही सफारी और साथ ही यहाँ पर अन्य गतिविधियों के लिए बुकिंग कर सकेंगे। इससे बुकिंग प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और भीड़-भाड़ जो है वो नियंत्रित हेलो देने के बाद वापसी कर दो। हमारा मोहन जोन नया खुला है, अभी बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे पहले ऑनलाइन नहीं था, अभी ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन से भी बहुत सुविधा है, कुछ परमिट ऑफलाइन भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है मोहन जोन। कॉर्बेट में जितने जोन खुल रहे हैं उतना अच्छा है। आई में भी यहाँ पे हमारे मोहन जोन में टाइगर सेटिंग हुई थी, कल आफ्टरनून में भी टाइगर सेटिंग हुई थी। अच्छी वाइल्ड लाइफ दिख रही है, गेस्ट बहुत खुश हैं और अच्छे से यहाँ पे घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा जंगल है मोहन का, डेंस फॉरेस्ट है, रिवर साइड है, बाकी लुत्फ उठा रहे हैं, बाकी पूरी सीनरी का एंजॉय ले रहे हैं। हर बार सफारी करी है मैंने, आज 5वीं-6ठी बार का एक्सपीरियंस है मेरा। काफ़ी अच्छा रहा है। कभी कभी बहुत कुछ दिखता है, देखने को मिलता है। अच्छा है, नेचर ब्यूटी है, एकदम नेचुरल हवा है, सब कुछ है। दिखता है कभी कभी जानवर दिखता है, जब समय की बात है। मैंने सुबह 5 बजे करी थी, तब भी दिखा था मेरे को। अभी भी ऐसा, आज तो गर्मी हो रही है तो कुछ दिखा नहीं। बाकी मुझे अच्छा लगता है, मैं हर साल आता हूँ। साल में कभी 2 बार भी आता हूँ। पीछे फरवरी में भी आया था, फिर आज आया हूँ। उधम सिंह नगर के बाजपुर की महिला अपने परिवार के साथ गिरजा देवी मंदिर दर्शन करने गई थी, जहां 2 महिला चैन लुटेरों ने उसके 3 तोले की जो सोने की चैन वो छीन ली। महिला की बहन की चैन बच गई जब उसने एक लुटेरे का हाथ यहां पर पकड़ लिया। महिला ने पुलिस चौकी में शिकायत की है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने यहां पर सहयोग नहीं किया और कहा कि खोई हुई चैन वापस मिलना मुश्किल है। बाद में महिला ने कोतवाली जाकर तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। 1 तारीख को ना मंदिर परिसर में हम गए थे, गर्जिया माता की मंदिर परिसर में। फिर एक लेडीज हमारे साथ साथ आई, फिर मैं खड़ी थी, मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे पता नहीं चला फिर कब चैन लेके चली गई। फिर हमारी बहन भी थी, उनकी भी चैन खींची तो उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, फिर वो छुड़ा के भाग गई चैन, तो उनकी मिल गई, मेरी चैन लेके गायब हो गई।
फिर हमने पुलिस चौकी वहाँ पे लिखवाया तो उन्होंने ऐसी नोट कर ली, कहीं मिलेगा मिलेगा तो नहीं, सोने की चीज नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, आप सीसी फुटेज में देख लो। फिर हमने सीसी फुटेज में भी देखा। देखिए, गर्जिया मंदिर कैंपस में 3 दिन पूर्व एक महिला से चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है और आज इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। आगे बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी वेंडर संचालकों को प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं और उन्हें अपने संस्थानों में लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दमुआ ढूंगा क्षेत्र में लोगों की मांग पर हाउस टैक्स लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही निगम क्षेत्र में जल संसाधन, एडीबी और लोक निर्माण विभाग के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अप्रैल से यहाँ पर 15 मई तक चला स्वच्छता अभियान, अब आगे भी जारी रहेगा। जो वेंडर है हमारे, उनको हमने आप परिचय पत्र भी दिया है और पूरा बड़ा परिचय पत्र बना के भी दिया है, जिससे कि वो अपने ठेले पर लगाएं, ताकि उनका और हमारा जो रिश्ता है सब लोगों को पता चले कि हम और वो एक हैं। एक बड़ा जो विषय बड़े सालों से चलता आ रहा, बहुत सालों से मैं भी उसको सुनते आ रहा था, आप भी सुनते आ रहे थे, दमुआ ढूंगा का विषय है। वहाँ के लोग चाहते थे कि वहाँ हाउस टैक्स लगे, तो उसके भी हम आज ऐलान कर रहे हैं कि भाई अगस्त माह से उसको भी हम हाउस टैक्स लेना प्रारंभ कर देंगे। आगे बात करते हैं काशीपुर की, जहां पर नगर निगम ने आवास एवं शहरी कार्य यहां पर मंत्रालय की पहल पर रियूज और रीयूज, रिसाइकलिंग और साथ ही यहां पर एंडिंग प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबली के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एनजीओ के लोगों और साथ ही छात्र छात्राओं ने यहां पर हिस्सा लिया है। छात्रों को आरआरआर की अवधारणा और साथ ही प्लास्टिक के पर्यावरण से होने वाले नुकसान की भी जानकारी यहां पर दी गई है। उधर हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 के आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज ने 8 दिवसीय आर्य वीर दल आवासीय यहां पर शिविर का आयोजन किया है, जिसमें छोटे बच्चों को वैदिक संस्कार की शिक्षा दी गई है और शिक्षा में 110 बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिसमें जूडो, कराटे, लाठी, तलवार और साथ ही योग आध्यात्म का प्रशिक्षण यहां पर दिया गया है। तस्वीरें भी इस वक्त की आपको। ये आर्य वीर दल का शिविर लग रहा है, जो छुट्टियों में समर कैंप होते हैं, उसी प्रकार से आर्य वीर दल का कैंप है और इसमें बच्चों को जूडो, कराटे, लाठी, तलवार, योग, आत्मसुरक्षा, सेल्फ डिफेंस आदि सिखाते हैं और यहीं पर बच्चे 24 घंटे यहीं रहते हैं। बालक यहीं रहते हैं, बालिकाएं अपने घर पर सुबह 4 बजे आती हैं और शाम को 8 बजे भोजन करके जाती हैं और यहाँ पर उन बच्चों को बीच बौद्धिक कक्षाएँ चलती हैं दिन में, तो बाहर से जो इस कक्षाओं के विशेष लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे IIT रुड़की से बुलाया गया था, गोकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बुलाया गया था, आयुर्वेद का विषय है, मेडिकल लाइन का विषय है, इंजीनियरिंग का, यानी कोई भी विषय को हम छोड़ते नहीं, हर विषय पर उन बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके के इस शिविर का जो आयोजन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ जिस तरीके का वातावरण है, अपने घरों में छोटे बच्चों को संभालना, उनको किस तरीके का समय देना वो संभव नहीं हो पाता, जिस वजह से जो है आज के समय में बच्चे अपनी दिशाओं से भटक रहे हैं। मोबाइल में ज़्यादा समय निकालना, टीवी में ज़्यादा रुचि रखना। तो इस तरीके के कैंप में लगातार हम 8 दिन के इस आवासीय कैंप में बच्चों को एक अवसर मौका दे रहे हैं, यहाँ पर आकर के वो इस शिविर में उनके सर्वांगीण विकास पे, उनका शारीरिक विकास, बौद्धिक, शैक्षणिक संस्कारों के ऊपर विशेष तौर से उनके चरित्र निर्माण को किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ये आर्य समाज BHL की तरफ से ये प्रयास पहल है। उधर गंगा दशहरे के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही मां गंगा का यहां पर स्नान कर रहे हैं और परिवार की सुख शांति के लिए भी प्रार्थना की है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर स्नान और पूजा पाठ के साथ दान कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ में, और ये गंगा दशहरा का जो पर्व है
ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्साहिक पर्व है। हम जैसे सनातनियों को एकजुट होकर ये सारे कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमारी सनातन की जागरूकता बढ़ती रहे। यहाँ पे आपको दिखेंगे लगभग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं, वो आपको दिखेगा कि इनकी धार्मिक पवित्रता की मतलब उज्ज्वलता जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। गंगा दशहरा पर्व इसलिए हम पूना से नहाने के लिए आए हैं हरिद्वार के लिए, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छे से सुंदर लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।